बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो आज के युग में, आज के समय में गांधी जी की क्या प्रासंगिकता है। उन्होंने जो हमें अहिंसा का संदेश दिया था, उसकी हमें आज कितनी ज़रूरत है, कितनी उपादेयता है उसकी, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज तुम देखते होगे कि पूरा देश कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले को लेकर आंदोलित है। ज़रा सी बातों पर लोग हाईवे जाम कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिधर देखो एक छोटी सी बात होती है, उसमें पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तोड़फोड़ मचा देती है। और ये देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी है। तो क्या कभी तुमने ये सोचने का प्रयास किया कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इससे अल्टीमेट नुकसान तो हमारा ही होता है। अगर हम सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, हाईवे को जाम कर रहे हैं, तो हमारा ही कोई ना कोई भाई बंधु उससे प्रभावित हो रहा है। दरअसल आज हमारा अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया है। हमारा क्रोध हमारे ऊपर हावी हो गया है। हम ज़रा सी बातों को लेकर उद्वेलित हो जाते हैं, आंदोलित हो जाते हैं। ऐसे में महात्मा गांधी ने जो संदेश, अहिंसा का संदेश जो हमें दिया था, वो आज के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं। गांधी जी ने अपने मस्तिष्क पर, अपने क्रोध पर कितना ज़्यादा नियंत्रण कर लिया था, उसके तमाम उदाहरण तुम्हें पता भी होंगे। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टरी कर रहे थे, तो उनको नीचा दिखाने के लिए कि एक काला व्यक्ति, ब्लैक फ्रॉम इंडिया, वो हमारे देश में आकर हमारे पढ़ाई कर रहा है या हमारे यहाँ वकालत कर रहा है, तो इसलिए उनको नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह के प्रयास वहाँ के लोग किया करते थे। कभी जब वो यात्रा करते थे तो उनका सामान उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया, या एक बार तो उनको धक्का दे दिया और वो प्लेटफॉर्म पे गिरे। लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेन के पायदान पे खड़े होकर यात्रा की, केवल ये दिखाने के लिए, केवल विरोध जताने के लिए अपना। लेकिन उन्होंने कहीं भी हिंसा का सहारा नहीं लिया और अपने सत्य के प्रति जो उनका आग्रह था, उसके माध्यम से ही दक्षिण अफ्रीका के लोगों को या अंग्रेज़ों को संदेश दिया। ये भी घटना तुम लोगों ने सुनी होगी कि एक अंग्रेज़ ने उनको एक कागज़ पर तमाम गालियाँ लिखकर दे दी। तो गांधी जी ने उनको पढ़ा और मुस्कुराते हुए उसमें जो पिन लगी हुई थी उसको निकाल के अपने कोट में लगा दिया और उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया। यानी उसमें जो उपयोगी चीज़ थी उसको रख लिया और जो व्यर्थ की चीज़ उनको लगी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। और हमारे देश में जब वो आए तो उन्होंने अपने अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से जो चीज़ें, जितने आंदोलन किए थे, अब उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। 1917 में बिहार के चंपारण ज़िले में उन्होंने एक सत्याग्रह शुरू किया था और ये अपने तरीके का पूरे भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इसमें उन्होंने, चूँकि उस वक्त नील की खेती वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरी एक बाध्यता बना दी गई थी। हर किसान के लिए ये आवश्यक था कि वो नील की खेती ज़रूर करेगा, क्योंकि ये एक रंजक पदार्थ होता है और इसको डाई में इसका उपयोग होता है। और ये नील उगाने के बाद इसको अंग्रेज़ इंग्लैंड भेजते थे, तो ये उनके लिए एक बाध्यता कर दी गई थी। लेकिन गांधी जी ने, और किसान बहुत परेशान थे इसके लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें उगाने का भी मौका मिले। तो लेकिन
अंग्रेज़ों ने उनके लिए नील उगाने की बाध्यता कर दी। तो फिर गांधी जी वहाँ पर आगे आए और उन्होंने वहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और इसके आगे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और कृषि अधिनियम में परिवर्तन किया गया और इसके बाद वहाँ के किसानों को नील की खेती की बाध्यता से हटा दिया गया और वो अन्य फसलें उगाने लगे। इसके बाद गांधी जी ने गुजरात में एक सत्याग्रह शुरू किया था खेड़ा गांव में। खेड़ा गांव में बहुत ही भयंकर बाढ़ आ गई थी और उससे अधिकांश लोग प्रभावित हो गए थे। तो इसके लिए फिर वहाँ के लोगों ने अंग्रेज़ों से कर माफ़ करने की गुजारिश की, लेकिन वो कर माफ़ करने को तैयार नहीं थे। इस मामले में भी फिर गांधी जी सामने आए, 1918 की बात है ये, और उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान व्यापक स्तर पर चलाया और उसका असर ये हुआ अंग्रेज़ों पर कि वो उसमें ढील देने के लिए कर अदायगी की शर्तों में ढील देने के लिए तैयार हुए। यद्यपि उन्होंने उसकी पूरी तरह से वेव ऑफ नहीं किया कर को, और उसकी ढील देने को वो तैयार हुए उसमें। इसके बाद 1918 में मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन बहुत विख्यात है, सभी लोग, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। इसके तहत एक सूती कपड़ा मिल हुआ करती थी वहाँ पर, जिसमें ये हज़ारों मजदूर कार्यरत थे। लेकिन उसी वर्ष 1918 में वहाँ प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से काफ़ी कार्य प्रभावित हुआ। तो मिल मालिकों ने मजदूरों को एक प्लेग बोनस देना शुरू किया और इसके बाद जब ये धीरे धीरे जब प्लेग की भयावहता कम हो गई तो उन्होंने ये बोनस देना बंद कर दिया। लेकिन मजदूरों का ये कहना था कि दूसरे विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध चल रहा था, 1918 में विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो उन्होंने कहा था विश्व युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, इसलिए जो है इस बोनस को जारी रखा जाए। लेकिन मालिकान इस बोनस को जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे। फिर गांधी जी ने उनसे कहा कि इस बोनस, गांधी जी फिर इस मामले में आगे आए और उन्होंने कहा कि इस बोनस को या तो जारी रखा जाए या फिर जो है इसमें इनकी तनख्वाह में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन और जब आपस में बातचीत हुई गांधी जी और मिल मालिकानों के बीच, तो वो 20% देने को तैयार थे और मजदूर जो है और महात्मा गांधी 50% से कम पर तैयार नहीं थे। फिर ये मामला न्यायाधिकरण में पहुंचा, ट्रिब्यूनल में पहुंचा और वहाँ पर फिर ये 35% पर रजामंदी हुई और इस प्रकार से गांधी जी ने हज़ारों मजदूरों के लिए एक वरदान साबित हुए और उन्होंने बिना किसी हिंसा के भी उनको उनका अधिकार दिलाया। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया और जब भारतीयों की गतिविधियां अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं और उनको डर लगने लगा कि अब हमें ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसा अधिनियम लागू किया और इस एक्ट के तहत उनको असीमित अधिकार प्राप्त हो गए, जिसके तहत बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी, किसी को भी पकड़ना और बिना किसी मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना जैसे अधिकार उनको मिले और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। इसीलिए इसको काला कानून भी कहते हैं और महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया और जिसके तहत काफ़ी लोग आंदोलित हुए और उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। इसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, यानी नॉन कोऑपरेशन एजिटेशन, और इसके तहत अंग्रेज़ों को जिस प्रकार का भी सहयोग भारतीय जनता से मिल रहा था या भारतीय लोगों से मिल रहा था उसको पूरी तरह से समाप्त करने का उन्होंने आह्वान किया, जिसके तहत लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना बंद कर दिया, अधिवक्ताओं ने कोर्ट कचहरी जाना बंद कर दिया, श्रमिकों ने कार्य करना बंद कर दिया और इस तरह से उन्होंने खूब जमकर इसका विरोध किया। 1930 में गांधी जी ने फिर नमक आंदोलन चलाया।
इसको तुमने दांडी आंदोलन के रूप में भी अपने टेक्स्ट बुक पे पढ़ा होगा। और जो अहमदाबाद का दांडी क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर नमक बनाया जाता था, तो उस पर अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा कर लगा दिया। इससे भारतीय लोग तिलमिला उठे और वो गांधी जी के पास पहुँचे। तो गांधी जी ने 77 लोगों के साथ गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दांडी तक 385 किलोमीटर की यात्रा पैदल की और वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने नमक हाथ में लेकर नमक कानून को भंग करने का प्रण लिया। और इसके बाद काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां हुई, काफ़ी उनके ऊपर अत्याचार हुए, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वो लोग किसी भी प्रकार से इस कानून को ख़त्म करने पर अड़े रहे। फिर उस वक्त जो वाइसरॉय थे इरविन के साथ गांधी जी का समझौता हुआ और जितने भी राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा करने का आदेश, और समुद्र तटीय क्षेत्र पर भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो तुमने काफ़ी कुछ सुना ही होगा, क्योंकि इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींव हिलाकर रख दी और इसके बाद उन्हें भारत छोड़ना ही पड़ा था। और 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में एक इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि अंग्रेज़ों अब तुम्हें भारत छोड़ना ही होगा। और उनको ये एक अंतिम चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद पूरा देश आंदोलित हुआ और अंततः इसके लगभग ठीक 5 साल बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। जितने भी ये आंदोलन मैं तुम्हें बताए, ये सारे के सारे अहिंसात्मक आंदोलन थे। इसमें सभी में अहिंसक रूप से अपनी बातों को मुखर किया गया था और जिसका परिणाम सोचो कितनी बड़ी, मतलब कितने लंबे अरसे से भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और एक गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलनों के माध्यम से अपने देश को आज़ाद तक करा लिया। तो बच्चों, मेरा संदेश भी तुम्हें यही है कि तुम अपने आसपास देखते होगे, वहाँ पर अक्सर तुम देखते होगे छोटी छोटी बातों को लेकर तमाम अराजक बातें होती हैं। तो तुम्हें न केवल अपने मित्रों को समझाना है कि इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने पढ़ाई में मन लगाएं, और जब सभी मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक सुंदर भारत की संरचना बनेगी। धन्यवाद।